मीठा और नसीबो भी घोड़े वाली जगह पर आ जाते हैं तो बिट्टू को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो मोटे तू यहाँ मुलाजमत करके पैसे कमा रहा है? हाँ मीठे भाई, मैं यहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? मोटे बिट्टू, आज से हम भी यहाँ घोड़ों का ध्यान रख बेंगे और तेरी तरह खूब पैसा कमा बेंगे। नसीबो बाजी, हर किसी को अपने नसीब का रिस्क मिलता है। आप लोग उस तरफ वाले घोड़ों का ख्याल रखो और मैं यहाँ वाले घोड़ों का ख्याल रखता हूँ। एक वक्त का किस्सा है। सूरजमुखी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ के साथ रहता था। उस गांव में बिट्टू की खेती बाड़ी के लिए एक छोटी सी जमीन थी। इस साल बारिश न होने की वजह से लोगों की फसलें बंजर हो गई थीं। एक दिन बिट्टू फैमिली के साथ बैठा होता है। बेगम, आपको क्या लगता है बारिश कब होगी? अगर कई दिन तक बारिश ना हुई तो हमारा खेत भी बाकियों की तरह सूख जाएगा। जी, मैं भी बारिश न होने की वजह से बहुत परेशान हूँ। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी कोई उम्मीद की किरण पैदा हो जाए और बारिश हो जाए। बिट्टू बेटा, मैं तो तेरे लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह तुझे जल्दी मुश्किल वक्त से निकाले और तुझे कामयाबी दे। माँ जी, ये आप ही की दुआएं हैं जो आज हमारे पास ये घर और एक खेत है। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो और सास के साथ रहता था। मीठा बहुत हराम था और हर टाइम सोकर ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता था। नसीबो मेरे बेटे, तेरी किस्मत बहुत खराब है जो तुझे एक नंबर का हराम और कामचोर शौहर मिला। अगर तू मेरी बात मान लेती तो मैं तेरी ऐसी जगह शादी करवाती जहाँ तू आज यशी की जिंदगी गुजार रही होती। बस मत जी, मेरी आंखों पर मोहब्बत का पर्दा गया था। नसीबो अब उस आँख के पर्दे को हटा और जाकर इस हराम को उठा। उसी गांव में एक आलिम बाबा रहता था। लोग उससे हिसाब किताब करवाने आते थे। दूसरी तरफ बिट्टू और छम्मो बारिश न होने की वजह से परेशान बैठे होते हैं। बिट्टू जी, हम एक काम करते हैं, आमिर बाबा के पास चलते हैं और उनसे हिसाब लगवाते हैं कि कब बारिश होगी। बेगम, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये सब गुनाह के काम हैं। बिट्टू, आप मेरे कहने पर चले तो हो सकता है बाबा जी हिसाब लगाकर बता दें कि कब बारिश होगी। बिट्टू छम्मो के बार बार इसरार करने पर आमिल बाबा के पास आ जाता है। हाँ बच्चा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझसे हिसाब लगवाने आए हो? अपनी परेशानी बताओ, छुटकारा पाओ। बाबा जी, हमने हिसाब लगवाना था कि गांव में बारिश कब होगी। बच्चा, हिसाब लगवाने की मेरी फीस 500 रुपए है। 500 रुपए दो और हिसाब लगवाओ। बेगम, चलो यहाँ से। इस बाबे को कुछ नहीं पता, ये सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। इस बात पर बाबा को बहुत गुस्सा आता है। बच्चा, अपनी जबान को लगाम दे और निकल जा यहाँ से, और जाते जाते ये सुनता जा, बहुत जल्द गांव में बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली बात सुनकर छम्मो और बिट्टू खुश हो जाते हैं, पर बारिश बाबा के कहने पर थोड़ी होनी थी। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं पर बारिश नहीं होती और बिट्टू का खेत सूख जाता है। बिट्टू अपना खेत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और परेशान घर आ जाता है और वो फैसला करता है कि अब उसे काम की तलाश में दूसरे गांव में जाना चाहिए। बिट्टू बेटा, जैसे तुझे मुनासिब लगे, मगर अब तो मैं सफर करने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं दूसरे गांव नहीं जा सकती। माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी बिट्टू के साथ चली जाऊँ। हो सकता है मुझे भी कोई काम मिल जाए। हाँ माँ जी, ये सही कह रही है। मुझे भी ज्यादा मसला नहीं होगा और मेरी हिम्मत बांटने के लिए भी कोई मेरे साथ होगा। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू और छम्मो दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और काम तलाश करते करते ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं। ठाकुर साहब, हम नगरपुर गांव से यहाँ काम की तलाश में आए हैं। हमारे गांव में बारिश न होने की वजह से हमारी सारी फसलें तबाह हो गई। खुदारा हमें अपने पास कोई काम दे दे ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। ठाकुर को उन पर बहुत तरस आता है और वो बिट्टू को अपने घोड़ों का ख्याल रखने का काम दे देता है और छम्मो को हवेली में सफाई का काम। वो दोनों काम मिलने की वजह से बहुत खुश हो जाते हैं। बेगम, अल्लाह का शुक्र है हमें ज्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ी और हमें जल्दी
जल्दी ही नौकरी मिल गई। बिट्टू आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है, वो अकेले कैसे गुजारा करेंगी। बेगम आप फिक्रमंद मत हो, जैसे ही हमें तनख्वाह मिलेगी हम माँ जी को पैसे भेज देंगे। यूँ 1 महीना गुजर जाता है, उन्हें 1 महीने की तनख्वाह मिलती है और बिट्टू खर्चे के लिए कुछ पैसे माँ को भिजवाता है। फिर अगला दिन होता है तो डाकिया बिट्टू की माँ के पास आता है। अब्बा ये पैसे तुम्हारे बेटे ने भेजे हैं और बोला है कि अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम पे लेते रहना। बिट्टू की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। जल्द ही गांव में ये बात बहुत मशहूर हो जाती है। भाई मैंने सुना है बिट्टू दूसरे गांव में जाकर खूब पैसा कमा रहा है। हाँ यार सुना तो मैंने भी यही है, ये उसका नसीब है जो वो अच्छे पैसे कमा रहा है। दूसरी तरफ नसीबो सब्जी लेकर जा रही होती है। अरे नसीबो मैंने सुना है बिट्टू और छम्मो दूसरे गांव जाकर खूब पैसा कमा रही है। ये सुनकर नसीबो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर आ जाती है। मिठे तू 1 नंबर का हर हराम है, कोई काम का नहीं है तू। बिट्टू इसकी बीवी को देख, वो दूसरे गांव जाके खूब पैसा कमा रही है। बेगम तू तो बहुत गुस्से में लग रही है, दिमाग को ठंडा रख के मुझे बता कि हमें क्या करना चाहिए। मिठे मैं तो बोलती हूँ हम भी ये गाँव छोड़कर दूसरे गाँव जाकर काम करते हैं ताकि हमारे दिन भी बदल जाए। बेगम मशवरा तो तेरा बहुत अच्छा है, लगता है जबान के साथ साथ तेरा दिमाग भी खूब चलने लग गया है। फिर अगला दिन होता है, मीठा और नसीबो भी दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और इत्तेफाक से वो भी काम की तलाश में उसी ठाकुर के पास आ जाते हैं। ठाकुर साहब हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप बहुत दयालु हैं, हमें नौकरी की बहुत जरूरत है, हम बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। अच्छा तो तुम बहुत मेहनती हो, तो मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद है। ये बताओ कि क्या तुम मेरे घोड़ों के चारे और पानी का ख्याल रख सकोगे। जी ठाकुर साहब हम बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं जानवरों का, खास तौर पर घोड़ों का ख्याल रखकर तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है मेरे घोड़ों का ध्यान एक लड़का रख रहा है, तुम दोनों भी उन घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखो। फिर मीठा और नसीबो भी घोड़े वाली जगह पर आ जाते हैं तो बिट्टू को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। अच्छा तो मोटे तू यहाँ मुलाजमत करके पैसे कमा रहा है। हाँ मीठे भाई मैं यहाँ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या करने आए हो। मोटे बिट्टू आज से हम भी यहाँ घोड़ों का ध्यान रख बेंगे और तेरी तरह खूब पैसा कमा बेंगे। नसीबो बाजी हर किसी को अपने नसीब का रिश्क मिलता है, आप लोग उस तरफ वाले घोड़ों का ख्याल रखो और मैं यहाँ वाले घोड़ों का ख्याल रखता हूँ। फिर नसीबो और मीठा भी घोड़ों के चारे पानी का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो नसीबो मीठे से कहती है, मीठे मुझसे इस बदबूदार जगह पर काम नहीं होता, ठाकुर साहब से बात कर, वो मुझे छम्मो की तरह हवेली के अंदर का काम दे दे। ठीक है बेगम मैं ठाकुर साहब से बात करता हूँ। फिर मीठा ठाकुर साहब के पास आकर अपनी बीवी को हवेली के अंदर काम दिलवाने का बोलता है तो ठाकुर मान जाता है। फिर नसीबो भी छम्मो के साथ हवेली के अंदर सफाई का काम करने लग जाती है, जबकि मीठा और बिट्टू घोड़ों की देखभाल का काम करते हैं। ठाकुर जब बिट्टू के काम की तारीफ करता है तो मीठे को बहुत गुस्सा आता है और यही हाल नसीबो का भी होता है। नसीबो तुम्हें अभी तजर्बे की काफी जरूरत है, छम्मो तो आते के साथ ही काम सीख गई थी। कोई बात नहीं मालकिन, नसीबो बाजी भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, मीठा और नसीबो काम से उकता जाते हैं। मीठा मैं सोच रही थी हम क्यों न अपने गाँव वापस चले जाते। बेगम ये तो तूने मेरे दिल की बात की है, हम ऐसा करते हैं ये महीना पूरा होते ही अपनी तनख्वाह लेकर वापस गांव चले जाएंगे। मीठे तू ठीक कह रहे, हम पूरे महीने की तनख्वाह लेके ये बड़े गाँव वापस जा पाएंगे। फिर अगला दिन होता है, नसीबो कमरे में सफाई कर रही होती है तो मालकिन आती है और सोने के कंगन अलमारी में रख देती है। नसीबो खड़ी ये सब देख रही होती है। फिर रात होती है, नसीबो मीठे के पास आती है और सोने के कंगन का बताती है। वाह बेगम क्या कमाल की खबर लाई है, अगर हम वो कंगन पाने में कामयाब हो गए तो हमारे तो
दिन ही बदल जाएंगे और हम घर बैठकर खाएंगे। मीठे अगर हम पकड़े गए तो? बेगम ऐसा कुछ नहीं होगा, हम चोरी करेंगे और सारा इल्जाम मोटे बिट्टू और छम्मो पर लगा देंगे। मीठे क्या कमाल का प्लान बताया तूने, हम वैसा ही कर देंगे। फिर जैसे ही मौका मिलता है नसीबो सारा सोना चोरी करने में कामयाब हो जाती है। एक दिन ठाकुर अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। बेगम जो सोने के जेवरात पड़े हैं वो ले आ, मैंने उसे देखकर एक काला नस्ल का घोड़ा खरीदना है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर मालकिन कमरे में आती है और अलमारी में देखती है वहाँ कोई जेवरात नहीं होते। वो परेशान होकर सारी बात ठाकुर को बताती है। ठाकुर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीठे और बिट्टू को अपने पास बुलाता है। मीठे और बिट्टू सच सच बताओ, मेरे सोने के जेवरात तुम दोनों में से किसने चोरी किए हैं? मालिक मुझे तो इस बिट्टू पर शक है, ये बार बार आपकी हवेली के चक्कर लगाता था। मालिक मुझसे कसम ले लो, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं सारे मुलाजमों की तलाशी लूंगा और जिसने भी चोरी किए होंगे उसे सख्त सजा दूंगा। मीठा दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। नसीबों ने तो सारे जेवरात ऐसी जगह पर छुपाए होंगे जो मिल ही नहीं पाएंगे और सारा इल्जाम इस मोटे बिट्टू पर आ जाएगा। दूसरी तरफ मालकिन नसीबो और छम्मो को बुलाती है। देखो छम्मो और नसीबो, तुम दोनों ही घर की सफाई करते हो, जेवरात तुम दोनों में से किसी एक ने चोरी किए होंगे। मालकिन मैं हलाल कमाने पर यकीन रखती हूँ, चाहे तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले लें। यहाँ नसीबो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। अब तक तो मीठे ने मेरे कमरे से वो सारा सोना उठाकर ठाकुर के खेत में छुपा दिया हो बेगा। ठाकुर अपने दोनों मुंशी को इनके कमरे की तलाशी लेने का बोलता है तो मुंशी पहले छम्मो के कमरे की तलाशी लेता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता और जब वो नसीबो की कमरे की तलाशी लेते हैं सोना नसीबो के बेड के नीचे से मिलता है। ये देखकर मीठे और नसीबो को एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आता है। मीठे और नसीबो तुम दोनों चोर और हरामखोर निकले। मालिक वो हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा हम ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी के बच्चे, तुम दोनों को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। और बिट्टू और छम्मो तुम दोनों मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों की ईमानदारी पर शक किया। मालिक ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा न करें, हमने आपका नमक खाया है, हम नमक हरामी करने का सोच भी नहीं सकते थे। ठाकुर बिट्टू और छम्मो से बहुत खुश होता है। बिट्टू मैं अपने घोड़ों में से एक घोड़ा तुम्हें इनाम में देता हूँ, तुम इस घोड़े को सवारी बनाकर पैसे कमाओ। ये सुनकर बिट्टू और छम्मो बहुत खुश हो जाते हैं और वो घोड़ा लेकर दूसरे गांव निकल पड़ते हैं। जबकि मीठे और छम्मो की ये सजा थी कि वो अब सारी जिंदगी बगैर तनख्वाह के घोड़ों की देख